नमस्कार दोस्तों, मैं देवेश शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, आज हम चर्चा करने वाले हैं एमए फर्स्ट सेमेस्टर के गृह विज्ञान के पेपर नंबर 1 के बारे में। ठीक है, बात करते हैं। पेपर का नाम है आपके एडवांस ह्यूमन डेवलपमेंट। तो आप जिस किसी भी यूनिवर्सिटी से मेरे प्यारे दोस्त एमए कर रहे हों, अगर आपके सब्जेक्ट का नाम है गृह विज्ञान, तो आपको ज़रूर चेक कर लेना है कि आपके किस पेपर का नाम एडवांस ह्यूमन डेवलपमेंट है। अगर पेपर नंबर 1 का है, पेपर नंबर 2 का है, पेपर नंबर 3 का है या पेपर नंबर 4 का है। ठीक है, ये आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि जब आप यहाँ से पेपर देने जाएंगे, आपने तो सोचा कि भैया सर ने बता दिया है कि ये पेपर नंबर 1 है और पेपर नंबर 1 मान के आप तैयारी करने चले गए। और जब वहाँ पर आप तैयारी करके गए और प्रश्न पत्र आपके सामने आया, आपने प्रश्नों को पढ़ा, तो भैया आपके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। क्यों खिसक गई? क्योंकि वहाँ पर मेरे बताए हुए एक भी प्रश्न आपको देखने को नहीं मिले। लेकिन लेकिन जब आप इन चीज़ों को चेक किए रहेंगे, अगर आपके पेपर का नाम एडवांस ह्यूमन डेवलपमेंट है, तो आप ये मान के चलिए कि अगर आपने अभी तक कुछ भी पढ़ाई नहीं की है, अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया 1 से 2 बार, तो मैं फिक्स बता रहा हूँ कि आपके सारे के सारे क्वेश्चन यहीं से आने वाले हैं। ये आपकी महासंग्राम से क्लास होने वाली है, जिसको हम रिवीजन क्लास के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि छोटी-छोटी क्लासें कई सारी चलवाई गई हैं और आज मैं आपको जो है ये एक स्पेशल क्लास चलवाऊँगा। इसमें पूरा समझाने का प्रयास करूँगा जो आपके पेपर नंबर 1 में आ सकता है, ठीक है? क्योंकि अक्सर जब आप पेपर देने जाते हैं, तो आपसे जो बड़े भाई-बहन होते हैं, चाचा-दादा होते हैं, नाना, काका, मौसी होती हैं, ये क्या करते हैं? ये आपको समझाते हैं कि एक काम कियो भैया, खूब अच्छे से लिखो, खूब अच्छे से लिखना, कम मत लिखना, जितना लिख पाना उतना लिखना। तो भैया हम आपको एक कलम दे रहे हैं, एक कागज़ दे रहे हैं, उस पूरे कागज़ को आपको भरना है और एक टॉपिक दे रहे हैं। लिख पाओगे? नहीं लिख पाओगे, क्योंकि आपके पास उसके बारे में अगर कुछ भी नॉलेज नहीं होगा, तो आप क्या लिखोगे? गाली गलौज भी लिखोगे तो 2-4 लाइन में समाप्त हो गई, फिर क्या करोगे? ठीक है? तो वही चीज़ हो जाती है, तो उसके लिए आपको थोड़ा बहुत मोटी-मोटा जानकारी होना आवश्यक होता है और जो मोटी-मोटा जानकारी होती है, वही मैं आपको इस वीडियो के अंदर दूँगा। समझाऊँगा कि चीज़ें कैसे होती हैं, क्या करना होता है, हमें कैसे लिखना होता है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर आराम से पता चल जाएँगी, ठीक है? तो वीडियो को 1 से 2 बार देख लीजिएगा, आराम से पूरा आपका कल्याण हो जाएगा। चलिए प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं, एक-एक प्रश्न को देखना शुरू करते हैं कि क्या-क्या प्रश्न पूछ सकता है, उनका जवाब हमें कैसे देना होगा, ठीक है? चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने दिखाई पड़ रहा है, पूछ रहा है कि मानव विकास की परिभाषा बताइए, ठीक है? अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि हरलाक महोदय ने मानव विकास को परिभाषित करते हुए लिखा है। क्या लिखा है? कि विकास अभिवृद्धि तक सीमित नहीं है, अपितु इसमें परिवर्तनों का वह प्रगतिशील क्रम निहित है जो परिपक्वता के लक्ष्य की ओर अग्रसर होता है। विकास के परिणामस्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। देखिए, ये हरलाक महोदय ने कहा और हमने आपको पढ़ के बता दिया। ये आपके बुक में भी ऐसे मिल जाएगा। लेकिन चीज़ें ये समझ में आई? बिल्कुल नहीं आई। लेकिन इनको हम अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। क्या कहता है? कि विकास अभिवृद्धि तक सीमित नहीं है। देखिए, एक होता है विकास, क्या होता है? विकास। और एक आपका होता है अभिवृद्धि। क्या होता है मेरे प्यारे दोस्त? अभिवृद्धि। ठीक है, दो चीज़ें होती हैं, एक विकास होता है, एक अभिवृद्धि। ये दोनों चीज़ें अलग अलग होती हैं। विकास जो होता है मेरे प्यारे दोस्त, पहले अभिवृद्धि की बात करें तो अभिवृद्धि आपका शारीरिक संबंधी होता है। जैसे शरीर संबंधी जब आप ग्रोथ करते हैं, अभिवृद्धि को हम क्या कहते हैं? ग्रोथ कहते हैं। तो जब आप शारीरिक ग्रोथ करते हैं, आपकी हाइट बढ़ती है, आप मोटे होते हैं, पतले होते हैं, जो कुछ भी होता है आपके शरीर में, जो परिवर्तन देखने को आपको मिलता है या जो डेवलपमेंट देखने को मिलता है, ग्रोथ देखने को मिलता है, वही आपकी अभिवृद्धि कहलाती है। और जो विकास होता है, इसे हम डेवलपमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं मतलब मेरे प्यारे दोस्त? तो इसे हम डेवलपमेंट कहते हैं, ठीक है? तो ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। इसको क्या कहा जाता है? डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या होता है? ये आपके मानसिक और शारीरिक दोनों से संबंधित होता है। अभी आप शरीर से बैल जैसे हो जाओ, बुद्धि थोड़ी भी नहीं है बच्चों की तरह, छोटे बच्चों की तरह, तो बेकार है ना? तो वही बताते हैं कि जो विकास होता है वो अभिवृद्धि तक सीमित नहीं होता है। मतलब केवल शारीरिक रूप से विकसित होना ही जो है विकास नहीं कहलाता है, अपितु इसमें परिवर्तनों का वह प्रगतिशील क्रम निहित है मेरे प्यारे दोस्त, जो परिपक्वता की लक्ष्य की ओर अग्रसर करता है, जो आपको मैच्योर बनाता है। मैच्योर का मतलब आप समझ रहे हैं? जितनी आपकी एज है, अगर उसके अकॉर्डिंग आपकी बुद्धि काम कर रही है,
मतलब आपकी एज मान लीजिए 18 साल की है और आप 18 साल के लोगों की तरह या 20 साल के लड़कों की तरह बात करते हैं तो आप मैच्योर कहलाएंगे। आपकी उम्र 18 साल की है, आप 12 साल के बच्चे की तरह बात करते हैं तो भैया तुम बैल कहलाओगी, सीधी सी बात है, ठीक है। तो यहाँ पे वही बता रहे हैं, परिपक्वता जो होता है ये मैच्योर की हिंदी होती है। तो परिपक्वता की लक्ष्य की ओर क्या करे, अग्रसर करे। शारीरिक विकास तो होना ही है और साथ साथ क्या हो, मानसिक विकास भी हो। आगे लिखते हैं, विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं एवं नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। मतलब कह रहे हैं जो ये विकास होता है इसका परिणाम ये होता है कि व्यक्ति के अंदर हमें नई नई जो है, नवीन का मतलब होता है नया, ठीक है। तो नई नई विशेषताएं देखने को मिलती हैं और नई नई योग्यताएं प्रकट होती हैं, ठीक है। तो ये आपके कौन कहते हैं, हरलाख महोदय जी बताते हैं मानव विकास के बारे में, ठीक है। चलिए आगे आप लिखेंगे, मानव विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति के जन्म से लेकर के उस समय तक चलती रहती है जब तक कि वह पूर्ण विकास को प्राप्त नहीं कर लेता। ये बताते हैं, मतलब आप बता सकते हैं जो मानव विकास है वो एक ऐसी प्रक्रिया है जो क्या करती है, व्यक्ति जब से जन्म लेता है वहाँ से कुछ ना कुछ सीखना शुरू करता है, वहीं से वो डेवलप करना स्टार्ट कर देता है, वहीं से वो विकसित होना स्टार्ट हो जाता है और तब तक वो विकास करता है मेरे प्यारे दोस्त, जब तक कि वो पूर्ण विकास को प्राप्त नहीं हो जाता। जब तक जितना उसका पूरा विकास होना चाहिए जब तक वो नहीं हो जाता तब तक वो विकास करता ही रहता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप मानव विकास की परिभाषा के बारे में आराम से बता सकते हैं। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, मज़ा आया तो वीडियो को फटाफट लाइक करो, कमेंट सेक्शन में बताओ कि सर मज़ा आया और पेपर नंबर 2 भी ऐसे लेकर के चले आओ, मज़ा आ जाएगा। ये आपको केवल कमेंट में लिखना है, ठीक है। चलिए दूसरे नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दूसरा नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि विकास की परिभाषा बताइए। क्या पूछ रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विकास की आपको परिभाषा बताएं। विकास का अर्थ तो आपको समझ में आ गया, बौद्धिक शारीरिक जो वृद्धि होती है उसी को विकास कह दिया जाता है। लेकिन अभी विकास की आपसे परिभाषा पूछ रहा है कि कुछ जो आपके हुए हैं, चाहे वो कोई मनोवैज्ञानिक हुए हैं, चाहे शिक्षा शास्त्री हुए हैं, चाहे दार्शनिक हुए हैं, उन्होंने जो कुछ भी विकास की परिभाषा दी उसको बताना है। उसमें से पहले आप क्या जाते हैं, स्किनर महोदय, इन्होंने बताया है कि विकास जीव और उसके वातावरण की अंतःक्रिया का प्रतिफल है। मतलब बताते क्या है कि जो विकास होता है वो जीव, जो कोई भी जीव है और जिस वातावरण में रह रहा है मेरे प्यारे दोस्त, उसके वातावरण की अंतःक्रिया का प्रतिफल है। मतलब उनके बीच जो है, चूंकि जीव है और जिस वातावरण में रह रहा है उस वातावरण का प्रभाव उसके ऊपर पड़ रहा है और उसके अकॉर्डिंग जो वो आपको परिणाम दिखाई पड़ रहा है, जो रिजल्ट दिखाई पड़ रहा है, वही आपका क्या कहला रहा है, वही विकास कहलाता है। ये आपके कौन बताते हैं, स्किनर महोदय बताते हैं। इसी को सोरेनसन महोदय जी बताते हैं। क्या बताते हैं कि विकास का अर्थ परिपक्वता और कार्यपरक सुधार की व्यवस्था से है। कौन बताते हैं, ये आपके सोरेनसन महोदय जी बताते हैं कि जो विकास का है, अगर उसका आप अर्थ लेना चाहें तो कह सकते हैं कि मैच्योरिटी और कार्यपरक सुधार, ठीक है। कार्यपरक आपके कार्य करने का जो तरीका है उसमें सुधार आ जाए की व्यवस्था से है, जिसका संबंध गुणात्मक और परिणात्मक परिवर्तनों से है। मतलब कहते हैं इसका संबंध आप गुणात्मक भी देख सकते हैं और परिणात्मक भी देख सकते हैं। अब समझिए गुणात्मक और परिणात्मक क्या होता है। गुणात्मक, जब आपके गुणों में वृद्धि हो, मतलब कि आप मानसिक रूप से जब आप विकसित होते हैं तो उसको नाप तो सकते नहीं कि 5 बुद्धि तुम्हारी बढ़ गई है, 12 बुद्धि उनकी बढ़ गई, ऐसा तो आप कह नहीं सकते ना, उसको आप देख सकते हैं। तो वो गुण हुआ, तो उसको हम कहेंगे गुणात्मक विकास, गुणात्मक परिवर्तन कहेंगे। और जब वही क्या हो मेरे प्यारे दोस्त, आपका शरीर ग्रोथ करे तो उसको परिणात्मक कहते हैं। परिमाणात्मक, परिमाणात्मक जो होता है मेरे प्यारे दोस्त, इसमें आपको दिखाई पड़ता है, चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। तो ये दोनों प्रकार के जब परिवर्तन आपको दिखाई पड़ते हैं वही क्या कहलाते हैं, विकास कहलाते हैं। आपके कौन बोलते हैं, ये सोरेनसन महोदय जी बोलते हैं, ठीक है। अगले आपके आ जाते हैं ड्रेबर महोदय। तो उनके अनुसार देखें तो उन्होंने बताया है, क्या बताया है मेरे प्यारे दोस्त, की विकास प्राणी में गर्भावस्था से प्रौढ़ावस्था तक प्रगतिशील परिवर्तन है। मतलब बताते हैं जो विकास है वो प्राणी के अंदर क्या हो, जब गर्भावस्था मतलब गर्भ में जब माता के बच्चा आ जाता है उस समय से लेकर के और जब तक वो प्रौढ़ा नहीं हो जाता है मेरे प्यारे दोस्त, तब तक प्रगतिशील परिवर्तन जो होते रहते हैं, जो किसी निश्चित लक्ष्य की ओर निरंतर निर्देशित करते हैं। और निश्चित लक्ष्य कौन सा है, आपका मैच्योर बनाना आपको, ठीक है। तो उसकी ओर निरंतर करते हैं, लगातार आपको विकसित करते रहते हैं जब तक वो लक्ष्य की वो प्राप्ति नहीं कर लेते हैं। तो वही आपका क्या कहलाता है मेरे प्यारे दोस्त, विकास कहलाता है। ये आपके कौन बताते हैं, ड्रेबर महोदय बताते हैं। तो आई होप ये तीनों परिभाषाएं आपको यहाँ पर क्लियर हो गई होंगी, स्किनर की, सोरेनसन की और ड्रेबर की, ठीक है। तो तीनों परिभाषाओं को आपको यहाँ पर याद में रखना है। अगर चीज़ें समझ में आ जाएं तो ठीक है, नहीं समझ में आ रही तो दोबारा वीडियो देखो, आराम से चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। चलिए
तीसरा जो प्रश्न आपसे पूछ रहा है मेरे प्यारे दोस्त, तो पूछ रहा है अभिवृद्धि का अर्थ बताइए। क्या पूछ रहा है? अभिवृद्धि का अर्थ आपको बताना है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे शारीरिक वृद्धि एवं बढ़ोतरी को अभिवृद्धि कहते हैं। जब शारीरिक रूप से आपकी वृद्धि हो, चाहे मोटापा हो, चाहे लंबाई हो, ठीक है, हाथों पैरों का बढ़ना हो, ये जो आपका होता है ये क्या कहलाता है? ये अभिवृद्धि कहलाता है। अभिवृद्धि विकास का एक ही अभिवृद्धि विकास का ही एक अंग है। मतलब बताते हैं जो अभिवृद्धि है वो विकास का ही एक क्या होता है? अंग है। क्योंकि विकास जो होता है वो शारीरिक भी होता है, मानसिक भी होता है, लेकिन अभिवृद्धि केवल शारीरिक ही होती है, मानसिक नहीं होती है। किंतु इसका संबंध शारीरिक संरचना में होने वाले रचनात्मक परिवर्तनों से है। क्या बताते हैं? इसका संबंध किससे है? जो हमारे शरीर में रचनात्मक परिवर्तन होते रहते हैं मेरे प्यारे दोस्त, उसी को हम क्या कह देते हैं? अभिवृद्धि कह देते हैं। यह सीमित आयु तक चलती है। ये कब तक चलती है? कुछ सीमा होती है, कुछ लिमिट्स होती हैं, उसी लिमिटेड एज तक ये क्या होती हैं? आपकी शरीर जो है ग्रोथ करती है, अभिवृद्धि करती है। ठीक है, आगे आप लिखेंगे अभिवृद्धि गर्भावस्था से 2 सप्ताह से लेकर के 20 से 22 वर्ष तक अर्थात परिपक्वता अवस्था तक चलती है। कब? जब बालक माँ के पेट में 2 सप्ताह हो जाता है आए हुए, उसके बाद से उसकी अभिवृद्धि स्टार्ट हो जाती है, उसकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। और जब तक वो 20 से 22 वर्ष का नहीं हो जाता है मेरे प्यारे दोस्त, तब तक वो क्या होता है? ग्रोथ करता रहता है, अभिवृद्धि उसकी होती रहती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अभिवृद्धि को बता पाएंगे। तो अभिवृद्धि और विकास दोनों आपको अच्छे से यहाँ पर क्या हो गया होगा? समझ में आ गया होगा। मानव विकास भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए चौथा नंबर प्रश्न पूछ रहा है गर्भाकालीन अवस्था के बारे में आपको यहाँ पर बताना है मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे यह अवस्था गर्भाधान से लेकर के जन्म तक की अवस्था है। मतलब कह रहे हैं जब स्त्री गर्भ धारण करती है उस समय से स्टार्ट होता है, और जब तक वो जन्म देती है तो उस समय के जो बीच का ड्यूरेशन होता है उसी को क्या कह देते हैं? गर्भाकालीन अवस्था कह देते हैं। ठीक है, आगे लिखते हैं कि इस अवस्था की 3 उप अवस्थाएं होती हैं। मतलब इसको 3 भागों में बांटा जाता है। पहला बीजावस्था होता है, दूसरा भ्रूणावस्था होता है, और तीसरा आपका गर्भावस्था होता है। ठीक है, आगे आप लिखेंगे गर्भकालीन अवस्था बालक के जीवन चक्र की अन्य अवस्थाओं की आधारशिला है। मतलब कह रहे हैं कि जब गर्भकालीन अवस्था जो होती है मेरे प्यारे दोस्त, वो बालक के जीवन चक्र की, मतलब जितना वो जीवन जीने वाला है उस सभी का बेस जो है कहाँ पर होता है? वो आपका गर्भकालीन अवस्था में ही होता है, वहीं पर उसका बेस पड़ता है। आधारशिला वही होती है उसकी। ठीक है, आगे आप लिखेंगे इसी अवस्था में वंशानुक्रम का प्रभाव तय होता है। इसी अवस्था में बताते हैं जो गर्भकालीन अवस्था है मेरे प्यारे दोस्त, इसी में तय होता है कि उसके वंश का जो प्रभाव है। वंशानुक्रम समझ रहे हैं ना, कि जैसे दादा दादी का, मामा मामी का, नाना नानी का, या पापा मम्मी का, किसी का जो है क्या होता है, कुछ लक्षण कुछ गुण जब बालक के अंदर आ जाते हैं मेरे प्यारे दोस्त, तो उसी को वंशानुक्रम कहा जाता है। तो बताते हैं गर्भाकालीन में ही उसका प्रभाव क्या हो जाता है? तय हो जाता है कि किसके ऊपर वो पढ़ने वाला है, कौन सी आदत किसकर लेकर के वो जन्मने वाला है। ठीक है, आगे आप लिखेंगे लिंग का निर्धारण होता है तथा बालकों की संख्या एक जुड़वा भी तय होती है। मतलब बताते हैं कि और गर्भाकालीन अवस्था में ही क्या होता है? लिंग का निर्धारण हो जाता है। लड़की होगा या लड़का होगा ये भी उसी समय तय हो जाता है। और साथ ही साथ बताते हैं मेरे प्यारे दोस्त कि बालकों की संख्या भी वहीं पर तय होती है कि लड़का एक होगा या जुड़वा होगा। ये दोनों चीज़ें वहाँ पर होती हैं। तो आप इस तरीके से गर्भाकालीन अवस्था के बारे में आराम से आप बता सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न जो है 5वां नंबर मेरे प्यारे दोस्त आपसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है कि भ्रूणाकाल क्या है, आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो आप यहाँ पर बता सकते हैं कि जन्म से पूर्व की दूसरी अवस्था जो होती है वो क्या कहलाती है मेरे प्यारे दोस्त? भ्रूणाकाल अवस्था कहलाती है, भ्रूणकाल अवस्था कहलाती है। ठीक है, जन्म के पूर्व, जन्म जब आदमी लेता है उससे पहले जो दूसरी अवस्था होती है उसको क्या कहा जाता है? भ्रूणकाल अवस्था कहा जाता है। गर्भाधान के 2 सप्ताह के बाद से 10 सप्ताह तक की अवस्था को क्या कहते हैं? भ्रूणकाल अवस्था कहते हैं। मतलब जब गर्भ धारण करती है स्त्री, उसके 2 सप्ताह के बाद से लेकर के और 10 सप्ताह के बीच का जो ड्यूरेशन होता है, जो समय होता है, वो क्या होता है मेरे प्यारे दोस्त? भ्रूणकाल कहलाता है। आगे आपको लिखना होगा इस अवस्था में अपार, ठीक है, अपरा आहार नाल तथा शिशु उल्लो झिल्ली का निर्माण हो जाता है, जिससे शिशु को पोषण एवं सुरक्षा दोनों प्राप्त होती है। मतलब बताते हैं इसी अवस्था में उसको जो है अपरा आहार नल, आहार नाल मतलब जिससे कि चूंकि बालक पेट में है तो उसको क्या कुछ ना किस कहीं ना कहीं से आहार और पोषण मिलेगा, तभी तो वो ग्रोथ कर पाएगा, तभी वो डेवलप कर पाएगा। तो वो सारी चीज़ें जो होती हैं क्या होती हैं? उसी समय पे उसको मिल जाती हैं, जिससे उसका पोषण भी होता है और उसकी सुरक्षा दोनों होती रहती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप भ्रूणाकाल के बारे में भी आराम से
क्या कर सकते हैं मेरे प्यारे दोस्त, बता सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न जो है मेरे प्यारे दोस्त आपसे पूछ रहा है 6 नंबर प्रश्न। क्या पूछ रहा है, स्त्री के आंतरिक प्रजनन अंग बताने हैं। तो लिखेंगे स्त्री के आंतरिक प्रजनन अंग निम्नलिखित है। पहला योनि, दूसरा गर्भाशय, तीसरा अंडवाहिनी और चौथा अंडाशय। ठीक है, ये चारों आप यहाँ पे नाम याद कर लीजिएगा। जैसे ही पूछता है तो आराम से लिख दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब पूछ रहा है अंडाशय का कार्य आपको बताना है मेरे प्यारे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 7। तो यहाँ पर लिखेंगे अंडाशय के 3 प्रमुख कार्य होते हैं। कितने कार्य होते हैं, 3 प्रमुख कार्य होते हैं। पहला कार्य होता है अंडाणु का उत्पादन। ठीक है, अंडाणु का उत्पादन ये इसका पहला कार्य हो जाता है। दूसरा कार्य प्रजनन हार्मोन्स एस्ट्रोजन एवं प्रोजे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स का उत्पादन, ये इसका दूसरा कार्य हो जाता है। और तीसरा कार्य हो जाता है मासिक धर्म पर नियंत्रण। ठीक है, मासिक धर्म पर नियंत्रण, ये 3 कार्य हो जाते हैं किसके, अंडाशय के। ठीक है, चलिए 8वां नंबर प्रश्न मेरे प्यारे दोस्त पूछ रहा है निषेचन प्रक्रिया के बारे में आपको यहाँ पर बताना है। तो लिखेंगे कि निषेचन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पुरुष के शुक्राणु स्त्री के अंडाणु के साथ मिलकर एक नए जीव का क्या करते हैं मेरे प्यारे दोस्त, निर्माण करते हैं, वही आपका निषेचन प्रक्रिया कहलाता है। ठीक है, चलिए 9वां नंबर प्रश्न जो है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, आपको इनको रट लेना है। अगर मान लीजिए याद हो रहा है तो याद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से लिख दीजिएगा। क्योंकि क्या होता है कि आपको चीज़ें अगर थोड़ी बहुत अगर पता हो तो आप बढ़ा चढ़ाकर उन चीज़ों को लिख भी सकते हैं, लेकिन उनके बारे में अगर थोड़ा भी नॉलेज ना हो तो आप आराम से उन चीज़ों को नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, बहुत प्रेशर डालना पड़ेगा और हो सकता है उसमें समय की बर्बादी हो, चीज़ें याद करनी पड़ेगी, क्या लिखें तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, चलिए 9 नंबर प्रश्न पूछ रहा है मेरे प्यारे दोस्त अंडपात के बारे में। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि ग्रेफियन फॉलिकल की परिपक्वता एवं अंडाणु की निष्पत्ति में अंडपात निष्पत्ति को क्या कहा जाता है मेरे प्यारे दोस्त, अंडपात कहते हैं। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि अंडपात वह प्रक्रिया है जिसमें अंडाशय के साथ एक परिपक्व अंडा निकलता है। यह मासिक धर्म चक्र का हिस्सा होता है, गर्भावस्था में एक प्रमुख भूमिका निभाता है। तो यह आपका क्या कहलाता है, अंडपात कहलाता है। ठीक है, 10वां नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है गर्भाधान के बारे में बताना है मेरे प्यारे दोस्त। तो आप लिखेंगे जब पुरुष के शुक्राणु स्त्री के अंडाणु को निषेचित करते हैं तब एक नए जीव का निर्माण होता है। इस नए जीव का निर्माण ही क्या कहलाता है, आपका गर्भाधान कहलाता है। ठीक है, चलिए 11 नंबर प्रश्न यहीं पर आपसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, हाइपरमेसिस हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम के बारे में बताना है मेरे प्यारे दोस्त। तो आप लिखेंगे गर्भावस्था के प्रारंभिक महीनों में अत्यधिक मात्रा में उल्टी होने की समस्या को ही क्या कहा जाता है, हाइपरमेसिस या फिर ग्रेविडेरम कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रेविडेरम कहते हैं। नाम याद कर लीजिएगा, थोड़ा हो सकता है क्योंकि जो इंग्लिश के नाम हिंदी में लिखे जाते हैं तो अलग टाइप से एकदम से लगते हैं। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो जाती है। चलिए 12 नंबर प्रश्न यहीं पर पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है मेरे प्यारे दोस्त, एक्लेम्सिया के बारे में बताना है मेरे प्यारे दोस्त। तो आप लिखेंगे कि गर्भवती महिलाओं में हाई ब्लड प्रेशर, पेशाब में प्रोटीन आना, पैरों, ठीक है, टांगों और बाहों में सूजन आने की स्थिति को क्या कहते हैं मेरे प्यारे दोस्त, प्री एक्लेप्सिया बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, प्री एक्लेप्सिया बोलते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। जब यह स्थिति गंभीर रूप ले लेती है तो उसे एक्लेप्सिया भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, एक्लेप्सिया कह दिया जाता है। चलिए अगला प्रश्न पूछ रहा है क्रियात्मक विकास क्या है आपको बताना है। तो लिखेंगे मेरे प्यारे दोस्त की हरलाक के अनुसार देखें तो क्रियात्मक विकास का तात्पर्य मांसपेशियों की उन गतिविधियों के नियंत्रण से है मेरे प्यारे दोस्त जो जन्म के समय तथा जन्मों उपरांत निरर्थक व अनिश्चित होती हैं। मतलब बताते हैं, ये आपके हरलाक महोदय जी बताते हैं कि जो क्रियात्मक विकास होता है मेरे प्यारे दोस्त उसका तात्पर्य लिया जाता है मांसपेशियों की उन गतिविधियों के नियंत्रण से जो जन्म के समय, मतलब कह रहे हैं कि जब जन्म होता है बालक का उस समय या जन्म उपरांत जब वो जन्म ले लेता है उसके बाद निरर्थक व अनिश्चित होती हैं। क्या होती है, निरर्थक होती हैं और अनिश्चित भी होती हैं, वही आपकी क्या कहलाती हैं, क्रियात्मक विकास कहलाती हैं। क्रो महोदय जी ने इसी को लिखते हुए बताया है। क्रियात्मक विकास को क्या बताया है कि क्रियात्मक विकास से तात्पर्य उन विभिन्न प्रकार की शारीरिक गतिविधियों से है मेरे प्यारे दोस्त जो कि नाड़ियों तथा मांसपेशियों के संयोजन के द्वारा संभव है। किसके द्वारा संभव है मेरे प्यारे दोस्त, नाड़ियों और मांसपेशियों के संयोजन के द्वारा क्या है, संभव है। तो इस प्रकार से आप क्रियात्मक विकास के बारे में भी बता सकते हैं। 14 नंबर प्रश्न इसी में मेरे प्यारे दोस्त आपसे पूछ रहा है कि क्रियात्मक विकास के 4 क्षेत्र बताने हैं आपको मेरे प्यारे दोस्त। तो बताएंगे जो क्रियात्मक विकास होता है इसके पहला क्षेत्र आता है
शीर्ष मंडल में क्रियात्मक योग्यता का विकास। दूसरा क्षेत्र आता है शरीर की स्थिति या क्रियात्मकता। तीसरा आता है हाथ पैर की क्रियात्मक योग्यता का विकास। और चौथा आता है आपके शरीर में धड़ की क्रियात्मक योग्यता का विकास। ठीक है, तो ये आपकी जो है क्रियात्मक विकास के 4 क्षेत्र आराम से आ जाते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं 15 नंबर प्रश्न के बारे में मेरे प्यारे दोस्त। 15 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, संवेग की परिभाषा कीजिए। ठीक है, संवेग की परिभाषा आपको बताना है। तो आप लिखेंगे कि संवेग शब्द जो है आंग्ल भाषा के इमोशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है। किसका है? आंग्ल भाषा में एक वर्ड आता है इमोशन, उसी का हिंदी रूपांतरण आपका क्या है मेरे प्यारे दोस्त? संवेग है। ठीक है, इमोशन को ही हिंदी में संवेग कहते हैं या संवेग को अंग्रेजी में इमोशन कहते हैं। इमोशन शब्द की जो उत्पत्ति हुई है मेरे प्यारे दोस्त, वो लैटिन भाषा के एमोवियर शब्द से हुई है। किससे हुई है? एमोवियर शब्द से हुई है, और जिसका अर्थ होता है शरीर को हिला देने या उत्तेजित कर देना। ठीक है, क्या कर देना? शरीर को हिला देना या उत्तेजित कर देना, यही आपका एमोवियर शब्द का अर्थ होता है। ठीक है, आगे आप लिखेंगे इस प्रकार संवेग शरीर को हिला देने वाली या उत्तेजित कर देने वाली क्या है मेरे प्यारे दोस्त? प्रक्रिया है। इस तरीके से आप इसका शाब्दिक अर्थ निकाल सकते हैं। किसी भी व्यक्ति का व्यवहार किसी परिस्थिति विशेष में स्नेह, ममता, दुख, भय, क्रोध, ईर्षा आदि आंतरिक वृत्तियों द्वारा प्रभावित होता है मेरे प्यारे दोस्त। इन्हीं आंतरिक वृत्तियों को हम क्या नाम दे देते हैं? इन्हीं आंतरिक वृत्तियों को हम संवेग का नाम दे देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप संवेग के बारे में बता सकते हैं। बता दीजिएगा कि संवेग जो है आंग्ल भाषा इमोशन का हिंदी रूपांतरण है, और इमोशन शब्द जो है लैटिन भाषा से बना है। लैटिन भाषा में एक शब्द होता है एमोबियर, उसी शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है, जिसका आशय होता है शरीर को हिला देना। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसके बारे में आराम से बता सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न जो है दिया गया है मेरे प्यारे दोस्त, 16 नंबर, क्या पूछ रहा है? वाणी किसे कहते हैं, आपको यहाँ पर बताना है। तो लिखेंगे मेरे प्यारे दोस्त कि वाणी एक प्रकार की क्या है मेरे प्यारे दोस्त? भाषा ही है। ठीक है, जिसमें ध्वनि अथवा शब्द के माध्यम से अर्थ स्पष्ट किया जाता है। बालक द्वारा उच्चारित हर ध्वनि वाणी के अंतर्गत नहीं आती है। समझिएगा, मतलब बताते हैं कि बात देखिए, पहले तो आप बताते हैं कि आपके मुख से या आप कह सकते हैं मुख के माध्यम से क्या हो, जब कोई वर्ड निकले, कोई भी शब्द आपके मुंह से निकल रहा है तो वो वाणी कहलाता है। ठीक है, कोई भी ध्वनि निकलती है तो वो क्या कहलाती है? वाणी कहलाती है। लेकिन सभी ध्वनि वाणी नहीं होती है। बालक के मुंह से हर चीज निकलने वाली ध्वनि वाणी नहीं होती है। वाणी वही से उसी को कहा जाएगा जिसका कोई क्या हो मेरे प्यारे दोस्त? अर्थ हो। यहाँ पर लिखते हैं जिन शब्दों का उच्चारण बालक करता है उनका आशय उसे ज्ञात होना चाहिए, तथा जिन वस्तुओं के लिए शब्दों का उच्चारण किया गया है उनसे संबंध स्थापित करने की योग्यता भी होनी चाहिए, तभी वह शब्द या ध्वनि वाणी कहलाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप वाणी के बारे में आराम से बता सकते हैं। मतलब बोलिए कि जो भी बालक है उसके मुख से जो भी ध्वनि निकल रही है, अगर उसका कोई अर्थ है, कोई मीनिंग है मेरे प्यारे दोस्त, तब तो वो वाणी है, अगर नहीं है तो वो वाणी आपकी नहीं कहलाएगी। ठीक है, चलिए 17 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है मेरे प्यारे दोस्त, क्या पूछ रहा है? क्विंग क्विंग और बबलाना क्या होता है मेरे प्यारे दोस्त, आपको यहाँ पर बताना है। क्विंग और बबलाना के बारे में बताना है। तो लिखेंगे प्रथम माह में बालक ही रोने के अलावा अन्य ध्वनियाँ भी निकालना सीख जाता है। क्या? बालक प्रथम माह में ही, पहले माह ही में क्या करता है? रोने के अलावा और भी प्रकार की ध्वनियाँ वो निकालने लगता है। आयु वृद्धि के साथ साथ बच्चों का रोना कम हो जाता है। जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती जाती है उसका रोना क्या होता है? कम होता जाता है, किंतु उनके स्थान पर शिशु अस्पष्ट ध्वनियाँ निकालने लगता है। मतलब बोलते हैं कि वो रोना तो कम कर देता है, लेकिन उस रोने की जगह पे वो अलग-अलग अजीब-अजीब तरीके की ध्वनियाँ निकालता है, जो हमें स्पष्ट नहीं होती हैं कि वो कहना क्या चाहता है। इसे क्विंग या फिर बबलाना कहते हैं मेरे प्यारे दोस्त। बबलाने से बालक का स्वर यंत्र परिपक्व होता है। मतलब बताते हैं कि अगर वो बबलाएगा, मतलब अंचक पंचक जो कुछ भी मन में आएगा वो बोलेगा, तो भैया वो क्या होगा? उसका स्वर यंत्र क्या हो जाएगा? परिपक्व हो जाएगा, जो वो चाहेगा वो आगे चल के बोल सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप बता सकते हैं क्विंग और बबलाना के बारे में। चलिए 18 नंबर प्रश्न यहीं पर आपसे मेरे प्यारे दोस्त पूछ रहा है, मीनोपॉज, ठीक है, जिसे हम रजोनिवृत्त कहते हैं, ये क्या है आपको यहाँ पर बताना है। तो लिखेंगे मीनोपॉज जो है मेरे प्यारे दोस्त, या जिसे हम रजोनिवृत्त कहते हैं, उसका आशय डिंब ग्रंथि के कार्य
में क्षणिकता आने के कारण मासिक धर्म का समाप्त हो जाना है। सामान्यतः 45 से 50 साल के बीच से रजोनिवृत्त काल होता है, लेकिन कभी कभी इससे पूर्व भी कुछ महिलाओं के विभिन्न कारणों से रजोनिवृत्त हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप मनोपाज या फिर रजोनिवृत्त के बारे में आराम से बता पाएंगे। चलिए 19 नंबर प्रश्न आपसे यहीं पर पूछ रहा है कि संज्ञानात्मक विकास क्या कहलाता है, आपको बताना है। तो लिखेंगे कि ज्ञान शक्ति की वृद्धि संज्ञानात्मक विकास कहलाती है। क्या? जब ज्ञान शक्ति की आपकी वृद्धि होने लगी मेरे प्यारे दोस्त, तो वही आपका क्या कहलाता है? संज्ञानात्मक विकास कहलाता है। संज्ञानात्मक विकास एक ऐसी उच्च मानसिक प्रक्रिया है मेरे प्यारे दोस्त, जो हमें अपने आसपास के वातावरण को समझने तथा उनके साथ समायोजन करने में क्या करती है? सहायता प्रदान करती है। यही आपका संज्ञानात्मक विकास कहलाता है। मतलब अगर आप इसको समझना चाहें तो इस तरीके से कहते हैं, कह सकते हैं मेरे प्यारे दोस्त, कि ज्ञान शक्ति की जब वृद्धि होती है तो वही आपका, जब ज्ञान शक्ति बढ़ने लगे तो आप उसको कह सकते हैं कि हमारी जो है क्या हो रही है? संज्ञानात्मक विकास हो रहा है। और जो संज्ञानात्मक विकास है ये एक ऐसी उच्च मानसिक प्रक्रिया है जो हमें क्या करती है? अपने आसपास, हमारे आसपास का जो वातावरण है, जो माहौल है, उसको समझने तथा उसके साथ समायोजन करने में हमें क्या करती है? सहायता प्रदान करती है। हम उस वातावरण को समझ पाते हैं और उसमें क्या कर पाते हैं? समायोजन स्थापित कर पाते हैं। यह किसके कारण? तो ये आपका संज्ञानात्मक विकास के कारण। ठीक है, तो इस प्रकार से 19 नंबर का भी जवाब आराम से आप दे दीजिएगा। चलिए 20 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, युवा गर्भावस्था क्या है, आपको यहाँ पर बताना है। तो लिखेंगे मेरे प्यारे दोस्त, युवा गर्भावस्था से आज से 19 साल या उससे कम की किशोरी के गर्भाधारण से है। कम उम्र में गर्भाधारण होने के बाद बहुत समस्याएं आती हैं। ठीक है, तो ये आपकी युवा गर्भावस्था के बारे में बता सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न जो है मेरे प्यारे दोस्त 21 नंबर आपसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? यौन संचारित रोग क्या होता है, आपको यहाँ पर बताना है। तो वह रोग जो योनि सेक्स, गूदा सेक्स, ठीक है, या जिसे हम कहते हैं ओरल सेक्स द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं, उन्हें यौन संचारित रोग कहते हैं। जैसे HIV एड्स, ठीक है, HIV को क्या कहते हैं? एड्स कहते हैं, ये हो सकता है। उसके बाद सिफिलिस, ठीक है, उसके बाद हार्पिज आदि प्रकार के रोग जो हैं ये सारे आपके यौन संचारित रोग में आ जाते हैं। ठीक है, चलिए 22 नंबर प्रश्न इसी में हम देखें मेरे प्यारे दोस्त, तो पूछ रहा है फेटल एल्कोहल सिंड्रोम। क्या मेरे प्यारे दोस्त? फेटल एल्कोहल सिंड्रोम क्या है, आपको यहाँ पर बताना है। तो जो महिलाएं क्या होती हैं, गर्भावस्था में एल्कोहल का सेवन करती हैं, मतलब दारू पीना, ठीक है, दारू पीती हैं, उनके बच्चे में फेटल एल्कोहल सिंड्रोम हो जाता है। क्या हो जाता है? फेटल एल्कोहल सिंड्रोम हो जाता है, जिससे बच्चे के शारीरिक व मानसिक विकास पर क्या होता है मेरे प्यारे दोस्त? दुष्प्रभाव पड़ता है। सत्प्रभाव नहीं पड़ता है, दुष्प्रभाव पड़ता है। जैसा उसका शारीरिक विकास होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। ठीक है, जब माँ एल्कोहल का सेवन करती है, मतलब दारू पीती है, तब यह नाभि नाल के माध्यम से शिशु के शरीर में पहुंच जाता है। शिशु यकृत में अल्कोहल को पचाने की क्षमता नहीं होती है, तो भ्रूण के शरीर में एकत्रित होने लगता है, जिससे शिशु शारीरिक व मानसिक विकृति पैदा होते हैं। ठीक है, तो क्या होता है इससे? जब माताएं पीती हैं गर्भाकाल अवस्था में, तो उससे जब बाद में बालक पैदा होते हैं तो वो शारीरिक रूप से विकृत होते हैं, मतलब कहीं उनका हाथ गड़बड़ हो जाएगा, आंख कान कुछ भी गड़बड़ हो सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं। चलिए 23 नंबर प्रश्न आपसे यहीं पर मेरे प्यारे दोस्त पूछ रहा है, वीर पूजा क्या है, आपको यहाँ पर बताना है। तो लिखेंगे किशोरावस्था में किशोर समाज में अनेक व्यक्तियों के संपर्क में आता है। क्या होता है? जो किशोरावस्था में जो किशोर होता है मेरे प्यारे दोस्त, तो समाज के कई सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनके संपर्क में आता है, जिनमें से कुछ व्यक्तियों के व्यक्तित्व से वह क्या होता है? प्रभावित होता है, और अपने जीवन को ऊंचा उठाने के लिए उन्हें आदर्श मान लेता है। इसे ही क्या कहा जाता है? वीर पूजा कहा जाता है। या आदर्श माता पिता, शिक्षक, नेता या नाटकीय पात्र कोई भी हो सकता है, जिसे आप फेवरेट बताते हो ना, हमारे फेवरेट ये हैं, फेवरेट हीरो ये है, फेवरेट वो हैं, तो वही यहाँ पे बता रहे हैं वीर पूजा। फेवरेट को ही आप क्या कह सकते हैं यहाँ पर, या जिस फैन बताते हो कि मैं उनका फैन हूँ, तो वही आपका क्या हो जाता है? फैन आप कह सकते हैं। क्या हो जाएगा? वीर पूजा। इसमें क्या होता है कि जब बालक किशोरावस्था में होता है, बालक हो या बालिका,
तो वो समाज के संपर्क में आता है। जब समाज के संपर्क में आता है तो अनेक प्रकार के व्यक्तियों से मिलता है। तो उसमें से कुछ व्यक्तियों से, चाहे वो नेता हो सकता है, माता पिता हो सकते हैं, शिक्षक हो सकता है, या नाटकीय पात्र कोई हो सकता है, जैसे पिक्चर वगैरह में जो आप देखते हैं उसमें से भी कोई हीरो हीरोइन हो सकता है। उनसे वो क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होता है, उनके व्यक्तित्व से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होता है, और उन्हें ही क्या मानने लगता है, अपना आदर्श मानने लगता है, अपना आइडल मानने लगता है। तो यही आपका जो आइडल मानना है मेरे प्यारे दोस्त, ठीक है, वो आपका क्या कहलाता है, वीर पूजा कहलाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप 23 नंबर का भी जवाब दे दीजिएगा। ठीक है, 24 नंबर प्रश्न मेरे प्यारे दोस्त आपसे पूछ रहा है वयः संधि के बारे में आपको यहाँ पर बताना है। तो लिखेंगे बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था के बीच की जो अवस्था है मेरी अवस्था है, इसके अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत आती है, वयः संधि के अंतर्गत आती है। शारीरिक विकास की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण अवस्था है। कैसी है मेरे प्यारे दोस्त, शरीर विकास की दृष्टि से देखें अगर हम, ठीक है, फिजिकल डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग देखें तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेज हो जाता है। आगे आप लिखेंगे लड़कों की 12 से 15 वर्ष तक तथा लड़कियों की 11 से 14 वर्ष तक की अवस्था वयः संधि अवस्था कहलाती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर बता सकते हैं वयः संधि अवस्था के बारे में। ठीक है, चलिए 25 नंबर प्रश्न मेरे प्यारे दोस्त आपसे पूछ रहा है सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल के बारे में आपको बताना है। सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल के बारे में तो बताएंगे मेरे प्यारे दोस्त, सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल के अंतर्गत पकड़ना, लिखना, चित्र बनाना, लेखन खेलना, उपकरणों व खिलौनों का प्रयोग आदि आते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें किसके अंतर्गत आती हैं, तो सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल के अंतर्गत आती हैं। इन क्रियाओं को करने में बालक की अनेक मांसपेशियों का उचित समायोजन करना पड़ता है। सूक्ष्म कौशलों का विकास शैशव अवस्था के बाद होता है। कब होता है मेरे प्यारे दोस्त, सूक्ष्म कौशलों का विकास कब होता है, शैशव अवस्था के क्या होता है, बाद में इसका विकास होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर लिख सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं किसके बारे में, 26 नंबर प्रश्न के बारे में। तो 26 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि सिजेरियन शिशु के बारे में आपको यहाँ पर बताना है। तो लिखेंगे उस सिजेरियन ऑपरेशन को सी सेक्ट्रान कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे जो सिजेरियन ऑपरेशन होता है इसको हम सी सेक्ट्रान भी कहते हैं। इसमें डिलीवरी के दौरान गर्भवती माता के पेट और गर्भाशय पर चीर लगाकर शिशु को बाहर निकाला जाता है मेरे प्यारे दोस्त। तब यह क्रिया सिजेरियन कहलाती है। जो आप सुनते हैं ना, बड़े ऑपरेशन से, छोटे ऑपरेशन से बच्चे हुए, तो वही आपका सिजेरियन कहलाता है, या इसको आप सी सेक्ट्रान भी कह सकते हैं। ठीक है, चलिए ये आपका 26 नंबर प्रश्न था। अब पूछ रहा है 27 नंबर प्रश्न। तो 27 नंबर प्रश्न बतावे है कि शब्द भंडार के प्रकार बताइए। तो लिखेंगे शब्द भंडार के कई सारे प्रकार होते हैं जो यहाँ पर बताए गए हैं। पहला प्रकार बताया गया है सामान्य शब्द भंडार। ठीक है, ये पहला प्रकार होता है। दूसरा प्रकार बताया गया है विशिष्ट शब्द भंडार मेरे प्यारे दोस्त। और तीसरा प्रकार आपका बताया गया है गुप्त शब्द भंडार। तीसरा शिष्टाचार शब्द भंडार। पांचवा आपका मेरे प्यारे दोस्त धन संबंधी शब्द भंडार। छठा आपका अशिष्ट शब्द भंडार। सातवां गुप्त शब्द भंडार। ठीक है, गुप्त शब्द भंडार 2 चक्कर आ गया, एक तीसरे में भी और 7वें में भी। आठवां रंग संबंधित शब्द भंडार। और 9वां आपका संस्थाओं से संबंधित शब्द भंडार। ये 9 प्रकार यहाँ पर 9 का 8वें प्रकार बताए गए हैं। ठीक है, चलिए तो इस प्रकार से आप यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। बात करते हैं 28 नंबर प्रश्न के बारे में। तो 28 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि किन्हीं 3 वाणी दोषों के नाम लिखिए। कि किसी भी प्रकार के जो वाणी दोष बालकों के अंदर देखने को मिलता है, जैसे तुतलाना हुआ, हकलाना हुआ, अस्पष्ट उच्चारण हुआ, तो ये 3 प्रकार बता दीजिए कि यही 3 है वाणी दोष के प्रकार। ठीक है, तो इस प्रकार से आप आराम से बता पाएंगे। चलिए अब 29 नंबर प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि मस्तका धोमुखी क्रम स्पष्ट कीजिए। क्या मस्तका धोमुखी क्रम स्पष्ट करना है। तो लिखेंगे मस्तका धोमुख क्रम से आशय है कि बालक में क्रियात्मक विकास पहले सिर के क्षेत्र से प्रारंभ होकर के फिर मुख, फिर गर्दन, फिर धड़ा, फिर भुजाओं, फिर पैरों के क्षेत्र में होता है। इसी को क्या कहा जाता है, मस्तकाधोमुख कहा जाता है। मतलब कोई भी बालक है उसका विकास पहले सर से होता है, सर के बाद मुख में, मुख के बाद गर्दन, गर्दन के बाद धड़, धड़ के बाद भुजाओं, और भुजाओं के बाद फिर पैरों का जब निर्माण हो मेरे प्यारे दोस्त, या इसका विकास हो, तो वही आपका मस्तकाधोमुख कहलाता है। ठीक है, आगे आप लिखेंगे उदाहरण के लिए बालक पहले सिर
उठाना सीखता है, फिर बैठना सीखता है, फिर घसीट कर चलना सीखता है, फिर खड़ा होना और फिर पैरों के बल चलना सीखता है। यही आपका क्या कहलाता है? मस्तकाधोमुख कहलाता है। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं मेरे प्यारे दोस्त। कौन सा नंबर प्रश्न? 30 नंबर प्रश्न पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? प्रॉक्सिमोडिस्टल क्रम स्पष्ट कीजिए। प्रॉक्सिमोडिस्टल क्रम आपको स्पष्ट करना है, तो लिखेंगे मेरे प्यारे दोस्त कि प्रॉक्सी मोडिस्टल क्रम से आशय है कि बालक में सुषुम्ना सुषुम्ना नाड़ी, ठीक है, सुषुम्ना नाड़ी तथा रीढ़ की हड्डी के पास स्थित क्षेत्रों में क्रियात्मक विकास पहले आरंभ होता है। उदाहरण के लिए बालक कंधों पर पहले नियंत्रण करना सीखता है, फिर कुहनियों और अंत में अपनी कलाइयों और उंगलियों पर नियंत्रण करना सीखता है। तो ये आपका क्या कहलाता है मेरे प्यारे दोस्त? ये आपका प्रॉक्सी मोडिस्टल कहलाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप बता सकते हैं प्रॉक्सी मोडिस्टल क्रम के बारे में। चलिए 31 नंबर प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछ रहा है कि गर्भाशय का कार्य बताइए। गर्भाशय का क्या कार्य होता है मेरे प्यारे दोस्तों? पहला आप लिखेंगे कि यह मासिक धर्म का आवश्यक अंग है, ये पहला कार्य हो जाता है। दूसरा काम बताते हैं भ्रूण के विकास के लिए पोषण का अवसर प्रदान करता है, ये दूसरा कार्य हो जाता है। तीसरा कार्य मेरे प्यारे दोस्त आप इसका बताएंगे, क्या बताएंगे कि गर्भ का विकास करता है, 9 माह तक शिशु के विकास के लिए आश्रय देता है, ये तीसरा कार्य हो जाता है। और चौथा कार्य हो जाता है प्रसव के समय पेशियों को संकुचित मेरे प्यारे दोस्त तथा प्रसारित कर भ्रूण को बाहर आने में मदद करता है। ये आपका जो है चौथा कार्य इसका हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला हम बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्त 32 नंबर प्रश्न के बारे में। तो 32 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि प्रेरित गर्भपात क्या होता है, आपको यहाँ पर बताना है। तो लिखेंगे मेरे प्यारे दोस्त प्रेरित गर्भपात से तात्पर्य जानबूझकर गर्भपात करवाना है। इससे इसे आपराधिक गर्भपात भी कहा जाता है मेरे प्यारे दोस्त। इसमें गर्भ की यथाशीघ्र सफाई कराने की कोशिश की जाती है। तो यही आपका क्या कहलाता है? प्रेरित गर्भपात कहलाता है। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर क्लियर हुई होंगी। अगर क्लियर हुई तो फटाफट वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को जरूर प्रेस कर दो, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहें और आप उनसे लगातार लाभान्वित होते रहें। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं मेरे प्यारे दोस्त नए जोश नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।